आप साथ रहिएगा। शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ अहमद बिलाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को कलअदम करार देने पर जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का कहना है कि पार्लियामेंट ने नई चीज़ मुतारिफ कराने की कोशिश की थी। ऐसा आइन के तहत ही हो सकता है। पार्लियामेंट के कानून की समत अज खुद नोटिस की तरफ थी। आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें खास तौर से जो इनका जो डायरेक्शन थी वो उसकी तरफ थी, ये जो सो मोटो नोटिस पर जो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस लेकर के फैसले करती थी और उसकी वजह से फिर वो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती, कुछ नहीं होता था सिवाय रिव्यू। तो ये उस चीज़ के खिलाफ था और ख़ास तौर से इस वजह से भी था क्योंकि वो ये जो लोगों को लाइफ टाइम के लिए नाअहल कर दिया था, वो उस किस्म के केसेस जो बहुत से थे, तो उन सब के को सही करने के लिए ये उन्होंने एक्ट बनाया था। अब वो जब उसको परखा गया कानून की नज़र से तो और आइन की नज़र से, तो आइन में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो सही है। और ये एक नई चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नई चीज़ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप आइन के थ्रू कर सकते हैं। आइन में कोई तरमीम करके कर सकते थे, एक कानून बना करके आप आइन के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। जब से ये मामला शुरू हुआ, पूरा पैनल जो है वो हमारे साथ तब से मौजूद है। हम आपको सुनवा रहे हैं कि किसकी क्या राय थी, किसने क्या कहा। तो सदर पिलडॉट अहमद बिलाल ने कहा है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच करता तो बेहतर था। अज खुद नोटिस का इख्तियार किसी फर्द वाहिद के इख्तियार में नहीं होना चाहिए। फैसला तफसीली आना है, लेकिन मेरा ख्याल है ये फैसला जो है ये अगर लार्जर बेंच करता किसी भी जानिब बेहतर होता, क्योंकि पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पार्लियामेंट्री अरकान ने बड़े कंसेंसस के बाद ये तय किया कि एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जो इस तरह के मामलात को देखे, तो ये फिर इन ऑर्डर था कि लार्जर बेंच ही इसको एड्रेस करता, क्योंकि कोई भी कानून जो है उसको सर्टिफाइड करने के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग वजूहात होना ज़रूरी है। तो वो अभी देखते हैं कि फैसले में क्या वजूहात बताई गई हैं, लेकिन बादी नज़र में मैं समझता हूँ कि जो बार की भी डिमांड थी फॉर लॉन्ग टाइम वो यही थी कि सुओ मोटो के इख्तियारात जो हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो और किसी फर्द वाहिद की रहमो करम पर ये मामलात ना हो। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो इसको सेटिसाइड करना जो है तो ज़रा एक ऐसा कदम है जो बार और वकला की जो पुराने मुतालबे थे उससे भी हम आम नहीं है। तो इसलिए नेचर ऑफ द रिलीफ जो इसमें एड्रेस थी और उसके अलावा जो अहम मामलात सुओ मोटो में आते हैं कोर्ट्स में फॉर लास्ट सेवरल डेकेड्स, उन मामलात को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी था कि जिस तरह बाकी इदारे इज्तमाही तौर पर ऑपरेट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी एक व्यू ये डेवलप होता कि कम से कम कुछ जजेस मिलकर बैठकर सीनियर जजेस ये तय करें कि सुओ मोटो का फैसला होना चाहिए। ठीक, जहांगीर साहब, आपने शाइक उस्मानी साहब और अहमद बिलाल साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी है। सर, अब आप क्या कहेंगे? जहांगीर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। मैं शाइक उस्मानी साहब ने बड़ी करेक्ट बात की है ना। देखें, अब इसमें फुल कोर्ट की बात तो सारे की है, इनकी बात से भी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि फुल कोर्ट होती है तो उसको ट्रस्ट ऑफ द पीपल होता है कि एंडोर्समेंट होती है कि फुली कोर्ट में। तो उन्होंने इसको इस जजमेंट के अंदर फुल कोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा जी 1980 में जो हमने रूल्स बनाए थे अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो फुल कोर्ट ने बनाए थे। उन्होंने ये कहा है कि ये वाले जो रूल्स हैं ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से इफेक्ट या खत्म नहीं किए जा सकते। लिहाजा उन्होंने अब ये रूल इस जजमेंट के अंदर ये रूलिंग दे दी है कि आपके जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है उससे हायर पेडेस्ट्रल पे है 1980 के जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं जो आइन के 191 आर्टिकल के तहत बने हुए हैं। तो इसमें एक तो ये बड़ी मेरे हिसाब से बड़ी एक क्लियर कट इसके अंदर जजमेंट आ गई है। पता नहीं पूरी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि उनके जो अपने रूल्स हैं, अब इसमें ये भी हो सकता है कि वो अपने रूल्स को भी अमेंड कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट पूरी बैठे वो अपने रूल्स को भी अमेंड करें जी कि आप जो टू मोटो आप एक्शन लेते हैं उसका भी कोई तरीका निकालें कि उसका तो आपने कोई राइट ऑफ अपील ही नहीं दिया हुआ, वो ही पार्लियामेंट को जी ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना। पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ के वो अपने 1980 वाले रूल्स को रिव्यू कर सकती है कि जी आप रिव्यू का स्कोप आप कितना रह जाते हैं। आप जो 184 के तहत जो है उसके अंदर तो रिव्यू का तो स्कोप बहुत लिमिटेड है। रिव्यू में तो आप देखें ना जजमेंट को री ओपन नहीं कर सकते। जो चीजें आपने लिख चुकी होती है
उसके अंदर कोई एरर ऑफ मिशन रह गया है तो उसको कोई एरर ऐसा है जो कोई डेट के फर्क 23 लिखा था 22 लिखा गया है, कोई मंथ का हो गया, कोई डेट इस तरह, कोई और ऐसा का नाम गलत हो गया है, कोई लॉ की कोटेशन गलत हो गई है, कोई लॉ का रेफरेंस गलत दे दिया गया है, तो उसको तो आप रिव्यू में कर सकते हैं, लेकिन पूरी जजमेंट को अपील के तौर पे नहीं खोल सकते रिव्यू के अंदर। रिव्यू का स्कोप जो है ये सारे आपको अक्रॉस द बोर्ड जो है हमारी लीगल जो फ्रेटर्निटी है उसका ये ओपिनियन है और लॉ भी है कि रिव्यू में जो है आप पूरी जो है वो जजमेंट को जो है ओपन फॉर डिस्कशन या एज एन राइट ऑफ अपील नहीं उसको ओपन कर सकते। तो अभी ये जजमेंट आ गई, उन्होंने कहा सेक्शन 2 अल्ट्रा वारिस है, बाकी जो सेक्शन है उन्होंने भी कहा ये भी फॉल्ट ऑफ द ग्राउंड है, तमाम कॉन्स्टिट्यूशन का अल्ट्रा वारिस है। तो उनका बेसिक स्टैंड यही लिया उन्होंने कि जी जो 1980 वाले रूल्स हैं इनको प्रेसिडेंस है ओवर द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। ठीक है सर, थोड़ा सा ये भी वाजे कर दीजिए कि माजी में कोई ऐसी मिसाल मौजूद हो जब ऐसा कुछ माजी में देखें एक दफा ये बात काकर जो कोर्ट जो जजमेंट है उन्होंने बार बार उसका हवाला दिया, उसके अंदर भी ये रूल्स अंडर चलेंगे। उन्होंने यही कहा था चौधरी साहब के दौर में कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स है 1980 ये इनको ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के जरिए आप अमेंड नहीं कर सकते। तो आज फिर उन्होंने यही कह दिया, तो आप इसको फुल कोर्ट पर बैठे या बाद में कोई अगर इनकी फुल कोर्ट खुद रूल अमेंड कर सकते हैं। अच्छा सर, एक थोड़ा सा चूंकि कानूनी पहलुओं पर बात हो रही है तो ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इजाफी नोट तहरीर किया है, ज़रा ये बताइएगा कि जब कोई एक तफसीली फ़ैसला जारी किया जाता है उसके साथ एक 36 सफ़हात का इजाफी नोट जो तहरीर किया जाता है, सर उसका मकसद क्या होता है? उसका देखें मकसद, मैंने वो इजाफी नोट पूरा नहीं पढ़ा, मैं अभी जजमेंट पढ़ रहा था हालांकि उसमें देखें ये इजाफी नोट का मतलब है उन्होंने जो अपनी रीजनिंग दी होगी लेकिन वो जजमेंट के साथ एग्री करते हैं। जजमेंट तो यही है कि अल्ट्रा वारिस है, उन्होंने हो सकता है अपनी कोई वो डेफिनेटली कोई जज अगर नोट एग्री होकर नोट देता है तो वो अपनी एडिशनल चीजें वो अपनी कोई जूरिस्प्रूडेंस या कोई अपना माइंड ज्यादा अप्लाई करते हैं कि इसके ये रीजनिंग है, वो रीजनिंग तो जो भी हो, लेकिन उन्होंने एग्री किया है कि वो यूनानिमस है और जजमेंट है जी इन्होंने जो एक्ट है उसको अल्ट्रा वारिस करा देती है। और सर फिर इसके बाद अब जो सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है उसके ऊपर भी जरा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। से व्यू ले रही है जो सूरत हाल बनेगी, हम तो आपको लीगली ये कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सूरत हाल तो अब असेंबली डिसॉल्व है, अब सूरत हाल देखें इलेक्शन अल्लाह करे वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो है 90 डेज हो जाए। हमारी दुआ है कि इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे, नई पार्लियामेंट आए, नई असेंबली आए तो वो फिर लेजिस्लेशन करे, कोई अपोजिशन हो उसके अंदर, कोई डिबेट हो तो अच्छी लेजिस्लेशन हो। ठीक है, हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चले, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कलअदम करार दिया गया है। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 गैर आईनी है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी कानून के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। पार्लियामेंट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 मंजूर किया था। खुसूसी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। साथ ही साथ अपने नाज़रीन को बताते चले कि पार्लियामेंट ने एक्ट के जरिए लार्जर बेंच के सामने नजरसानी अपील का हक दिया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। फैसले के बाद पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस साबिका बेंच ही सुन सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला भी जारी कर दिया है। मुत्तफिका फैसला 51 सफ़हात पर मुश्तमिल है।